हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के काफी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा तो जितने भी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो यहीं पे याद भी हो जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे 12 बजे दिन में कराई जाती है, तो आप लोग 12 बजे दिन में हमसे लाइव जुड़ के सभी विषयों की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर लिखें। आपको क्या करना है कि कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में क्या कर देना है, अंतर लिख देना है। तो एक बगल कृषि आधारित उद्योग लिखिएगा और दूसरे बगल यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग लिख दीजिएगा और एक एक करके अपना यहाँ पे अंतर दे दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे पहला अंतर है, इस उद्योग में कच्चा माल कृषि से मिलता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है इसमें कच्चा माल किससे मिलता है, तो कृषि से मिलता है। इसमें देख लेते हैं, इस उद्योग में कच्चा माल खनिज से मिलता है। जो खनिज आधारित उद्योग होता है इसमें जो कच्चा माल मिलता है वो किससे मिलता है, यहाँ पे खनिज से मिलता है। ये हो गया यहाँ पे पहला अंतर। आइए देखते हैं दूसरा अंतर। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। आइए देख लेते हैं, इसमें ये उद्योग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जो खनिज आधारित उद्योग है वो ग्रामीण तथा यहाँ पे शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा अंतर। ये अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है वो अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है। आइए देखते हैं खनिज आधारित उद्योग में क्या है अंतर। ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। जो कृषि आधारित उद्योग है वो केवल उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है, जबकि यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग है वो उपभोग और मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का ये उत्पादन करता है। 4 नंबर अंतर देख लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि है। जो कृषि आधारित उद्योग है वो कौन कौन से होते हैं, चीनी उद्योग हो गया, पटसन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया तथा वनस्पति तेल उद्योग हो गया। और खनिज उद्योग कौन कौन से होंगे, खनिज पर आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, ये आदि। यानी ये था हमारा कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर। तो पहला अंतर क्या है इसमें कि जो कृषि आधारित उद्योग होगा उसका जो कच्चा माल होगा वो कृषि से प्राप्त होगा, लेकिन जो खनिज आधारित उद्योग होगा उसका कच्चा माल किससे मिलेगा, यहाँ पे खनिज से मिलेगा। जो कृषि आधारित उद्योग है वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जो कृषि आधारित उद्योग है वो उपभोग की वस्तुओं का यहाँ पे उत्पादन करता है, जबकि यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग क्या करता है, यहाँ पे उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का ये उत्पादन करता है। चौथा अंतर है इसका, यह कृषि पर आधारित उद्योग जैसे यहाँ पे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग, वनस्पति उद्योग, तेल इसमें आते हैं, जबकि यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से आते हैं, लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि आते हैं। तो ये था हमारा कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक प्लीज आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। तो आइए एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित हैं, यानी यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए हवाई अड्डा का नाम अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ है तो नई दिल्ली में है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है।
कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, जो नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो ये कोलकाता है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पे है, कोलकाता में। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में। जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और चौथा देख लीजिए यहाँ पे, अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। तो ये थे हमारे 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आता है कि प्रश्न में कि 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हवाई अड्डे का नाम लिखिए, तो आप लोगों को ये क्या करने हैं, नाम को आप लोगों को याद कर लेना है। पहला नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। दूसरा है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो कोलकाता में है। तीसरा है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। चौथा यहाँ पे देखिए अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। तो इसे आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें जो कृषि होता है, जो कृषि कार्य होता है वही आता है। किस में आता है, तो कृषि कार्य किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है। ये सब किस में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया होगा। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। और ये भी प्रश्न आता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो कृषि कार्य किस क्षेत्र में आता है, तो प्रथम यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कृषि के साथ साथ यहाँ पे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सभी भी किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये किस पे आधारित होता है, तो ग्रामीण जीवन पर ये आधारित होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र को यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जितना निर्माण और उद्योग, कल कारखाने आते हैं ये किस में आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि खनिजों को जमीन से निकाला जाता है और उससे उपयोगी वस्तुओं को यहाँ पे बनाया जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे कल कारखाने, उद्योग धंधे, ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जो तृतीय क्षेत्र होता है इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो तृतीय क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तो जो बैंकिंग होता है, बीमा होता है, परिवहन होता है, व्यापार होता है, नौकरी होता है, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब है कि तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है, तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। और सेवा क्षेत्र को ही यहाँ पे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो बैंकिंग आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, व्यापार आता है, नौकरी आता है, ये सभी यहाँ पे सेवा क्षेत्र में आते हैं, जिसे हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। और जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न की आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। जो आतंकवाद है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आतंकवाद निश्चित ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जो आतंकवाद है वो निश्चित ही लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। किसी भी देश के लिए लोकतंत्र, यहाँ पे किसी भी देश के लिए आतंकवाद एक बड़ा अभिशाप है। यहाँ पे किसी भी देश के लिए आतंकवाद है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे अभिशाप है।
यह विकास के कार्यों में बहुत बड़ा बाधा है। जो आतंकवाद है वो विकास के कार्य में बहुत बड़ा बाधा है। लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जो लोकतंत्र होता है और आतंकवाद होता है ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं चल सकते। लोकतंत्र एक स्थिर शासन का पहचान है। जो लोकतंत्र होता है वो एक स्थिर शासन का यहाँ पे पहचान होता है, जबकि आतंकवाद स्थिर का, यानी जो आतंकवाद होता है वो अस्थिर होता है, जबकि यहाँ पे लोकतंत्र क्या होता है, स्थिर शासन होता है। आतंकवाद कब कहां क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। जो आतंकवाद होता है वो कब कहां और क्या कर देगा इसका कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, और कब क्या हो जाएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। भारत आतंकवाद से ग्रसित देश है। जो भारत है वो आतंकवाद से ग्रसित देश है। बड़े बड़े देश इससे परेशान है। जो आतंकवादी हैं या आतंकवाद है उससे बड़े बड़े देश और शक्तिशाली भी देश इससे परेशान है, जैसे यहाँ पे अमेरिका इतना पावरफुल होते हुए भी आतंकवाद से ये क्या है, परेशान है। इसीलिए आतंकवाद लोकतंत्र के लिए यहाँ पे चुनौती है। जो आतंकवाद है वो हमेशा लोकतंत्र के लिए चुनौती बना है और बना रहेगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आधे आपको समझ में आ गए होंगे। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है और एक बार इसका रिवीजन कर लेना है। उतना ही में ही आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज शाम 6 बजे यहाँ पे साइंस का मॉडल पेपर यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो आप लोग लाइव जरूर आइएगा, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचे हैं और एक एक दिन करके आपके घट रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब आपको तैयारी करना काफी जरूरी हो चुका है। तो आप लोग अब लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। जो भी क्लास हो रहा है उसको अटेंड कीजिए। अगर आप 48 प्रश्न देखेंगे तो 48 प्रश्न में से आपके मान लीजिए कि 30 प्रश्न या यहाँ पे 35 प्रश्न याद है तो उसका तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रश्न बचेंगे उसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख के याद कीजिएगा। तो वो नया आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको वो नया क्वेश्चन मिलेगा और नया क्वेश्चन याद कीजिएगा। इससे आपके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी और बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप लोग बता सकते हैं। इसीलिए जो मॉडल पेपर होता है उसको भी देना यहाँ पे जरूरी होता है। और यहाँ पे रात 8 बजे यहाँ पे क्रैश कोर्स चलता है, और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है। तो क्रैश कोर्स में अगर जिन बच्चों का यहाँ पे पढ़ाई छूट गया है या किसी कारणवश नहीं हो पाया तो सभी विषयों का क्रैश कोर्स रात 8 बजे होता है। तो आप लोग जरूर आइएगा। और सुबह 5 बजे यहाँ पे लाइव टेस्ट होता है सभी विषयों का। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, लाइव टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, तो ये आप इसको फॉलो कीजिएगा, काफी अच्छे नंबर आपके आएंगे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।